नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी किसे कहते हैं, रेजिडेंट्स में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हमने पढ़े थे, और नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। ये सारे फैक्टर्स मैं पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास समझने के लिए क्या है। एनडीपी एंड एनएनपी। देखिए, जीडीपी और जीएनपी पढ़ा था, ये वहीं से निकलते हैं। वहां जी का मतलब ग्रॉस था, यहाँ पर जी की जगह बदलकर आप नेट कर दीजिए। जी को हटाकर, ग्रॉस को हटाकर नेट कर लीजिए, तो ये क्या बना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेट नेशनल प्रोडक्शन, या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट नेशनल इनकम। ठीक है जी। तो इस नेट शब्द का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब ये होता है कि आप कुल कमाई में से, ग्रॉस में हम केवल टोटल रेवेन्यू जैसी चीज कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, यानी कि जो कुल हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में या हमारे नेशनल्स ने, हमारे सिटीजन्स ने कमाया, हम उसको कैलकुलेट कर लेते थे। उसमें से हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालते थे। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि एक साल, देखिए हम एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते थे, तो एक अकाउंटिंग ईयर में जो आपकी लागत आ जाती है या जो आपको नुकसान हो जाता है कैपिटल के ऊपर, जो आपका कैपिटल लॉस होता है, उसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल लॉस, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में मशीनरी लगी होगी, तो मशीनरी का वियर एंड टीयर होता है। ठीक है जी। कोई चीज खराब हो गई, उसको आपने रिप्लेस करा, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल में लॉस होता है, जो आपके असेट वैल्यू आपकी घट जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी होता है, तभी आपको पता चलता है कि एक्चुअल आपने कितनी कमाई करी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी ने 10 यूनिट बनाए, एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये थी, तो आपने कुल 1000 रुपये की कमाई करी। ठीक है, ये तो 1000 रुपये आपने कमाई करी ना, ये आपका मुनाफा थोड़ा ना हुआ। इसमें से आप पहले अपना डेप्रिसिएशन तो निकाल दो ना भाई। जो आपकी मशीनरी लगी, जो आपकी मशीनरी में नुकसान हुआ, या जो आपने नई मशीनरी खरीदी, या किसी और चीज का आपको नुकसान हुआ, वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपके डेप्रिसिएशन में आएंगी। तो वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। लेट से वो 200 रुपये का खर्चा था मान लिया, तो आपके पास कुल कितना बचा? आपके हाथ में बचा 800 रुपये। तो इसे बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब हम उसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है? जो हमारा कैपिटल लॉस होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसे आप क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। आगे चलते हैं जी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, जीडीपी आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, एक मार्केट प्राइस के ऊपर और एक फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पर समझते हैं। आपकी कंपनी ने, सपोज करते हैं, ये यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स है जो आपकी कंपनी बनाती थी, और ये उसका मार्केट प्राइस है जिस प्राइस पर वो बिक रही है। ठीक है ना? तो 1000 यूनिट बनाती थी और मार्केट में उसकी कॉस्ट 100 रुपये थी। तो आपको टोटल कितना हो गया? आपको 1 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ से आपकी जीडीपी कितनी आई? सपोज कर लेते हैं हम, 1 लाख रुपए की आपकी जीडीपी हो गई। ठीक है, ये बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कि जिस प्राइस पर आपने सामान बेच लिया उससे आपने अपनी जीडीपी निकाल ली। ठीक है जी। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट आपकी, जो आप फैक्टर्स के लिए पे कर देते हो, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चार चीजों के लिए जो आप फैक्टर पे कर देते हो, तो उनका कहने का मतलब होता है कि भाई ये जो आपने फैक्टर कॉस्ट आपने पे कर दी, सीधा सीधा जितना आपने फैक्टर कॉस्ट पे करी, एक किस्म से उतनी ही आपकी क्या हो गई? जीडीपी हो गई। उतनी ही आपकी इनकम अर्न हो गई, क्योंकि वो आपकी क्या हुई? फैक्टर इनकम हुई। जितना आपने फैक्टर कॉस्ट पे करा होगा, उतना ही तो लोगों को फैक्टर इनकम मिली होगी। ठीक है, जो आपने फैक्टर कॉस्ट पे करी होगी, वही लोगों को फैक्टर इनकम मिली होगी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि देखिए, एफसी में और एमपी में एक फर्क आ जाता है। एफसी में, मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में एक फर्क आ जाता है। वो फर्क क्यों आता है? देखिए, जब भी आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं मार्केट प्राइस पर, तो उस पर एक चीज लिखी हुई होती है, अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब, जो आपका मार्केट प्राइस होता है कंपनी से निकलने के बाद, यानी कंपनी से गुड निकला था 90 रुपए पर, ठीक है,
तो उस पर जो है कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग के वो प्राइस कितना बन गया होगा, 100 रुपए, यानी कि उसमें 10 रुपए का इजाफा है एक चीज। तो +10 हो रहा है किसकी वजह से, +10 आपका हो रहा है किसकी वजह से, आईडीटीज यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हो रहा है। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती है। तो जिन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर देती है, जितने अमाउंट की गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर देती है, उतना अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ता। इसका मतलब वो अमाउंट आपका, ये जो आपका मार्केट प्राइस होता है, जो जो कुल लागत जो आपकी निकल कर आती है, मार्केट प्राइस जो होता है, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि वो किसने पे कर दिया, गवर्नमेंट ने पे कर दिया। यानी कि अगर गवर्नमेंट उस सब्सिडी को पे ना करती तो आपका जो मार्केट प्राइस है उसमें उतने रुपए ऐड हो जाते। समझ रहे हैं बात को, अभी 90 रुपए था एक्चुअल में एक्चुअल में जो प्राइस था वो आपका 90 रुपए था, 10 रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लग के 100 रुपए हो गए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 रुपए की, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 10 रुपए की उसने सब्सिडी पे करी हुई थी। तो अगर गवर्नमेंट उस 10 रुपए की सब्सिडी को पे ना करती तो आपको ये कितने का पड़ता, 110 रुपए का पड़ता। लेकिन अभी आपको कितने का पड़ा, ये 100 रुपए का पड़ा। तो आप डायरेक्टली जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, और सब्सिडीज को आप ऐड करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज आप पे नहीं करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में एक्चुअली में डिफरेंस कितना आया जीडीपी में। तो जब भी आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हो और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हो, तो पहले आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस एडजस्ट करनी पड़ती है। उसमें से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होते हैं और सब्सिडीज ऐड करनी होती है, क्योंकि सब्सिडीज आप पे नहीं करते हो, वो आपकी जगह पर गवर्नमेंट पे कर देती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप एक्स्ट्रा पे करते हो, जो कि एक प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर लगाए जाते हैं। यानी कंपनी से अगर वो 90 रुपए का, तो कंपनी को जो 10 रुपए का टैक्स पे करना है वो कंपनी उसमें जोड़ देगी, और वो 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो पढ़ लेते हैं, व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड, we get GDP at market price. On the other hand, when GDP is estimated as the sum of the total factor incomes, we get GDP at factor cost. जब आप फैक्टर इनकम्स का सम करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी, जब आप मार्केट प्राइस का सम करते हैं तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा भी है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस इंपोज करती है जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, और सब्सिडीज पे करती है जिसकी वजह से प्राइसेस लोअर हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको सब्सिडीज को ऐड करना पड़ता है, और आईडीटीज यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आई गेस आपको ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं जीडीपी रियल वर्सेस जीडीपी नॉमिनल। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अक्सर ये आंकड़े जो है ना डिसेप्टिव हो जाते हैं। कभी कभी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नॉमिनल ग्रोथ दिखाकर और ये बता दिया जाता है कि हमारी जीडीपी जो है बहुत अच्छा चल रही है। ठीक है, देखिए क्या होता है फर्क, यहाँ पर समझिए, कंपेयर करके बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से होता है ये काम। यहाँ पर आपकी फर्म ये क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करती है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और ये उसका प्राइस है। ठीक है, ये बात करते हैं, चलिए हम 2018 की बात कर लेते हैं कि 2018 में आपकी फर्म 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, पर यूनिट का प्राइस 10 रुपए था, तो आपकी फर्म ने कुल 1000 रुपए की कमाई करी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड, 2019 में क्या होता है जी, 2019 में क्वांटिटी प्रोड्यूस और प्राइस, क्वांटिटी प्रोड्यूस तो उतनी ही रही, लेकिन जो प्राइस था वो 15 रुपए हो गया। तो अब आपका जो कुल रेवेन्यू था वो 1500 रुपए हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, 2018 के कंपैरिजन में 2019 की जीडीपी ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ा है। जब जीडीपी केवल करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर ली जाती है तो उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए लूप होल क्या है। एक्चुअली में आपकी फर्म ने कुछ नया ग्रोथ तो नहीं करा, उसने नई यूनिट्स तो प्रोड्यूस नहीं करी। नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुई हैं वो तो पहले भी उतनी ही थी और अभी भी उतनी ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम है।
तो इससे क्या हुआ, जब नंबर ऑफ यूनिट सेम है, इसका मतलब एक्चुअली में जो आपकी फर्म है उसने कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं करी है, इसकी वजह से वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पाएगी, नई जॉब्स को क्रिएट नहीं कर पाएगी, नए प्रॉफिट्स क्रिएट नहीं हुए होंगे। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सॉरी सॉरी ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी फर्म ने एक्चुअली में नया तो कुछ प्रोड्यूस करा ही नहीं है ना, सिर्फ क्या हुआ, कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया इसलिए आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखा दी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा होता, यहां पर सपोज करते हैं दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि 2018 में आपकी फर्म 100 यूनिट बनाती थी, 10 रुपए पर बेचती थी और 1000 रुपए की कमाई करती थी। लेकिन 2019 में आपकी फर्म ने 120 यूनिट बनाए और प्राइस था 12 रुपए, तो एक किस्म से तो आपने कितने पर बेचा, ठीक है, आपने कितने पर बेचा, 2400 पर आपने बेच दिया, सॉरी 2400 पर नहीं, आपने बेचा 1440 पर, 1440 रुपए पर आपका कुल रेवेन्यू आया, 1440 रुपए का आपका कुल रेवेन्यू। लेकिन इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं, जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ये तो था नॉर्मल जीडीपी जहां पर आप केवल मार्केट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, आप प्राइस जो है ना वो 2018 वाला लोगे। 2018 वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ। तो अगर अब आप 2018 के कंपैरिजन में देखेंगे, पहले आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे तो 1000 रुपए था, अब आप 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके 1200 रुपए होते, अगर प्रीवियस ईयर के प्राइस के हिसाब से देखें तो। आपने एक्चुअली में कितने रुपए का ग्रोथ करा, 200 रुपए का ग्रोथ करा। तो ये जो ग्रोथ है वो आपका रियल ग्रोथ है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्रीवियस ईयर के प्राइस से कंपेयर कर रहे हो। अगर आपने प्राइस प्रीवियस ईयर का लिया लेकिन फिर भी आपका जो रेवेन्यू है, जो आपका टोटल इनकम है वो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब ये है कि आपने न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं। जब आप नई यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर नया काम आ रहा है, नया प्रॉफिट आ रहा है, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग जाएगी, एक पॉजिटिव फील गुड फैक्टर होगा। तो इसे बोला जाता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, जो आप प्राइस कंपेयर करते हो वो बेस ईयर से करते हो, ठीक है। रियल जीडीपी में बेस ईयर से कंपेयर कंपेयर करे जाते हैं, और बेस ईयर उसे माना जाता है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर्स थे वो मोस्ट स्टेबल स्टेज में थे, यानी कि ऐसे साल से लिया जाता है बेस ईयर जिस साल मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई, स्टेबल साल रहा था, अच्छी इनकम हुई थी, उसको आप क्या लेते हो, बेस ईयर। तो इंडिया के हिसाब से जो प्रेजेंटली बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है। यानी कि अगर आपने 2018 में अपनी जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो जो भी यूनिट्स आपने 2018 में बनाई होंगी उनके प्राइसेस आप कहाँ से लेंगे, 2011-12 से लेंगे, और फिर आप कंपेयर करके देख लीजिए कि आपने एक्चुअली में कितनी ग्रोथ करी। तो रियल ग्रोथ आपको कहाँ से पता चलती है, जब आप प्रीवियस ईयर यानी कि कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर जब आप अपनी ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। नॉमिनल में क्या होता है, हो सकता है कि केवल इन्फ्लेशन हुआ हो, केवल प्राइस इंक्रीज हो गया, इस वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली में आपने कोई नया ग्रोथ नहीं करा, कोई नया सिस्टम नहीं लेके आया, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने क्रिएट नहीं करी हैं। देखिए, GDP at current price is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये किसकी बात करता है, यहाँ पर करंट ईयर प्राइसेस की बात करता है। करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि जिस साल आप, अगर आप 2019 का एस्टिमेट कर रहे हैं तो आपने प्राइस भी 2019 का ही दिया, ठीक है। सिमिलरली जब आप बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं, जब आप बेस ईयर से लेते हैं। बेस ईयर फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, 2011-12 चल रहा है, लेकिन देखिए ये नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एडवाइजरी सॉरी एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने क्या रिकमेंड करा है, इन्होंने पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को ये रिकमेंडेशन दी है, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन फर्दर पार्लियामेंट के सामने रखी कि आप 2020-21 को नया बेस ईयर बना दीजिए एज द नेक्स्ट बेस ईयर ऑफ नेशनल अकाउंट्स इन द व्यू ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द इकोनॉमी, क्योंकि इस टाइम पर हमारी इकोनॉमी जो है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये नाम
एक्नास क्या होता है? एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वो आपसे पेपर में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू नो बेस ईयर एस्टिमेशन, या इस तरीके से, या व्हाट इज आर प्रेजेंट बेस ईयर, या व्हाट इज द प्रपोज्ड बेस ईयर। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब होता क्या है, पेपर में वो आपसे पूछता है विच इज द करंट बेस ईयर, आप 2011-12 टिक करके आते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो जी इकोनॉमिक्स में करंट से पूछा गया था। जो बच्चों का मिथ है ना कि इकोनॉमिक्स का पेपर करंट से आता है, एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स का पेपर करंट से आता है तो आप कभी इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, अगर आपने सारी एनसीईआरटी, जो 4-5 एनसीईआरटी की किताबें हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, अगर आपने वो जहन में अच्छे से उतारी हुई हैं, ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत बढ़िया होगा। जो लोग इकोनॉमिक्स के पेपर में स्ट्रगल करते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर करंट से नहीं आता है, वो पेपर में कभी भी आपसे डायरेक्ट जीडीपी के आंकड़े या फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये चीजें आपसे पेपर में नहीं पूछता है। वो इनसे रिलेटेड कंसेप्ट पूछता है, और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आपको किताबों में ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सो आई गेस जीडीपी रियल वर्सेस नॉमिनल आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंटली हमारी जो जीडीपी लॉस में जा रही है, ठीक है, उसके कारण क्या क्या है, अगर आप में से कोई लिखना चाहे तो इसके ऊपर एक आप लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं 250 वर्ड्स में, कि प्रेजेंटली जो हमारी जीडीपी लॉस में जा रही है, जो जीडीपी, जो ग्रोथ इतनी, जीडीपी ग्रोथ में जो रिसेशन है, ठीक है, उसके कारण क्या है। ठीक है, अगर इस पर कोई लिखना चाहे 250 वर्ड्स में आंसर लिखकर मेरे को इस ईमेल आईडी पर भेज सकता है 1993chirag@gmail.com। ठीक है, मैं ज़रूर आपके ईमेल का रिवर्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप लिखते हैं इसके ऊपर आंसर और मेरे को इस ईमेल आईडी पर भेजते हैं 1993chirag@gmail.com, तो मैं आपका ज़रूर रिवर्ट करूंगा, या फिर आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू योर आंसर्स अगर आप इस आंसर को लिखते हैं तो। चलिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो। देखिए, जो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, जीडीपी या जीएनपी, उसमें एक चीज होती है कि उनमें ना ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होती हैं इंक्लूडेड। ठीक है, उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं जी, देखिए, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो चैरिटी के रूप में पेमेंट आती है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर करती है। जैसे कि अभी जो जनधन खातों में, कोविड की वजह से, जनधन खातों में 1,000 रुपये प्रतिमाह डाला गया, ये क्या हुआ है, सोशल वेलफेयर स्कीम की वजह से पैसा ट्रांसफर करना पड़ा, इसको आप ट्रांसफर पेमेंट बोलते हो। तो ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज नहीं करी जाती है, जो वन वे पेमेंट होती है। तो इसलिए यूजुअली नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लिया जाता। ऑन दी अदर हैंड, ट्रांसफर पेमेंट्स जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्सेस वगैरह पे करते हो, या जो जो कुछ चीजें आप सरकार को पे करते हो, ठीक है, वो ऑन दी, वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होते हैं जिनके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं होता, ठीक है, लेकिन पेमेंट करी जाती है। ठीक है, तो ऐसी पेमेंट्स को यूजुअली आप नेशनल इनकम इंडिकेटर्स में, यानी कि जीडीपी और जीएनपी में आप लेते नहीं हो। जीडीपी और जीएनपी में ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं ली जाती है, लेकिन जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है, उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करा जाता है। कौन सी ट्रांसफर पेमेंट्स? नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। ध्यान रखिएगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेशनल डिस्पोजेबल का मतलब, देखिए, डिस्पोजेबल का मतलब होता है कुल मिलाकर कितना पैसा आपके पास खर्चे के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझिए कि कुल खर्चे के लिए आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि क्या चीज आप डिस्पोज, क्या चीज आप अपनी तरफ से खर्च करने के लिए सक्षम हैं। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप ट्रांसफर पेमेंट्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सिंपल सा आपसे कहीं पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो आप सिंपल सी चीज लिख दीजिएगा कि डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करा जाता है। तो इसमें क्या लिखा है इसने, यहाँ पर देखिए, नेशनल इनकम माइनस करंट ट्रांसफर्स पेएबल टू दी नॉन रेजिडेंट यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफर जो देश से बाहर चले जाते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर पेमेंट जो आपके देश से बाहर चली गई, उनको तो आप माइनस कर दीजिए। अपनी जो नेशनल इनकम है ना आपकी, ठीक है,
नेशनल इनकम में से उन ट्रांसफर पेमेंट्स को माइनस कर दीजिए जो आपने देश से, जो आपने कंट्री से बाहर कर दी, यानी कि जो आपने नॉन रेजिडेंट्स को कर दी, ठीक है। और उन वाली पेमेंट्स को ऐड कर लीजिए जो बाकी के वर्ल्ड से, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके रेजिडेंट्स को रिसीव हुई, यानी कि आपके देश के रेजिडेंट्स को रिसीव हुई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इन शॉर्ट, मैं अगर यहाँ पर स्क्रीन क्लियर करके आपके लिए दोबारा इस चीज को लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, नेशनल इनकम माइनस में नॉन रेजिडेंट्स वाली, ठीक है जी, और प्लस में रेजिडेंट्स वाली, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट्स वाली आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव करते हो और नॉन रेजिडेंट्स वाली आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे कर लेते हो। इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेट ट्रांसफरेबल इनकम, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? नेशनल इनकम, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस में नेट ट्रांसफरेबल इनकम। नेट ट्रांसफरेबल इनकम को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे नेशनल इनकम में, तो आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। देखिए, ये तो बात रही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, यानी कि पूरे के पूरे देश के पास कितनी इनकम है खर्चे के लिए अवेलेबल जो है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, ठीक है जी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी इनकम अवेलेबल है। तो इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप इनकम टैक्स वगैरह जो होते हैं, एक तो आप इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को तो जोड़ ही जोड़ लोगे, ट्रांसफर पेमेंट्स तो आपने इसमें इंक्लूड कर ही लेनी है जो आपकी इनकम है। बाकी आप क्या घटा दीजिए, सुनिए, मान लीजिए आप 15,000 रुपये कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या थोड़ी थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं, हम मान लेते हैं कि आप बहुत ही जो है वो कॉम्पिटेंट बंदे हैं, तो आप 60,000 रुपये कमाते हैं महीने का, ठीक है। देखिए कितनी कितनी अच्छी कमाई है आपकी। आप 60,000 पर मंथ कमाते हैं, उसमें से आपका जो बड़ा भाई है वो चैरिटी के तौर पर आपको 10,000 रुपये और भेज देता है, ठीक है जी। तो कितने हो गए? ये आपके 70,000 रुपये हो गए। बड़ा भाई है आपका, बड़ा भाई आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको छोटा भाई होने के नाते 70,000 रुपये कर देता है, मतलब 10,000 रुपये आपके और भेज देता है। तो आपके पास कुल इनकम कितनी है खर्चे के लिए? 70,000 रुपये है। लेकिन आप इनकम टैक्स भी तो पे करते होंगे, तो इसमें से आप इनकम टैक्स घटा दीजिए, और इसमें से आप फाइन्स एंड चालान्स घटा दीजिए। फाइन, चालान, चार्जेस जो आपने पे करे होंगे, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको घटा दीजिए। तो सपोज करा कि 10,000 तो आपके भैया जी ने भेज दिए थे चैरिटी के तौर पे, और आपने इनकम टैक्स जो पे करा, जो आपने फाइन्स पे करे, फाइन्स हो सकता है कि कोई लेट सबमिशन हो गया, या आपने कहीं चालान कटवा लिया अपनी गाड़ी का, या किसी और चीज का चालान पे कर दिया, या आपने और कोई चार्जेस पे कर दिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें निकालने के बाद आपके पास जो इनकम बचेगी वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी कि वो इनकम आपके पास कुल खर्चे के लिए अवेलेबल होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये सारा जितना भी था ना, इनकम टैक्स हो गया आपका, आपके फाइन हो गए, आपके ये चार्जेस वार्जेस हो गए, ये सब मिला के आपके हम सपोज कर लेते हैं 20,000 रुपये, ठीक है। तो क्या करिए जी, इस 70 में से आप 20,000 रुपये घटा दीजिए, तो ये जो आपके पास 50,000 रुपया बचा, ये आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई, यानी कि ये पैसा आपके पास कुल खर्च के लिए आपके हाथ में मौजूद है। देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से एक्चुअली में पता चलता है कि आपका जो सिटीजन है वो कितना सक्षम है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है ना। तो देखो, समझ में तुम्हें आ गया होगा, मेरे को लगता है ऐसा। ना आया हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर नहीं आया समझ में, दोबारा समझा दूंगा, या फिर मैंने आपको बताया ही, मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लेना मेरे को 1993chirag@gmail.com। रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं ईमेल का। फ़ोन नंबर भी दिया था, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप मैं यूज़ करता नहीं हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और किसी कोर्स की जानकारी चाहिए तो इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें पिंग कर सकते हैं। बाकी आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको पर्सनलाइज्ड क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से कमेंट करके हमें बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और अगली वीडियो तक, जब तक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ अगले टॉपिक पर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक पार्ट और होगा उसका, जिसमें कुछ छोटे छोटे से इंडिकेटर्स में और डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और मेरे से अपने डाउट्स ले लें, क्लियर कर लें और पेपर दे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।